देखिए, लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है 2024 को लेकर ही फैसला लिया जाएगा और उसकी झलक दिख जाएगी जब मंत्रिमंडल का गठन होगा या फिर जब सरकार का गठन होगा। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, जो तमाम समीकरण हमें समझा रहे हैं। अनुभव, देखिए, विश्लेषक ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले करती है। जिन फैसलों पर हम चर्चा कर रहे होते हैं या जिन अटकलों पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, हमेशा उससे इतर फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। तो क्या इस बार भी कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है? क्या दोनों डिप्टी सीएम की जो कुर्सी हैं वो खत्म हो सकती हैं और अकेले सीएम ही रहेंगे इकलौता चेहरा उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो क्या फैसले ले ले इसको कोई समझ नहीं सकता। और जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं बीजेपी, खासतौर से बीजेपी को लेकर, वो कई बार पूर्वानुमान ठीक नहीं होते और वो फिर उससे बिल्कुल उलट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व इन चीज़ों को भी देखे, पर इसकी गुंजाइश काफ़ी कम लगती है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव हुए, विकास के नाम पर अगर वोट मिल रहा होता, हमने तो खुद कुछ लोगों से बात की, वो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी भी चुनाव कहीं ना कहीं जाति, धर्म, इसी नाम पर हो रहा है। और उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमने तो बहुत काम कराया अपने क्षेत्र में, पर जब वोट मिलने की बारी आई तो वोट मिला नहीं। तो जाति धर्म के नाम पर जब वोट मिलेंगे तो कोशिश तो यही होगी 2024 में अगर चुनाव होना है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो 365 दिन काम करती है, एक भी दिन रुकती नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जीत मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहाँ चले गए? गुजरात चले गए, 2 दिन वहाँ रहे, क्योंकि वो इसी साल के अंत में वहाँ पर भी चुनाव होना। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो बहुत आगे की चीज़ों को लेकर चलती है, आगे की चीज़ों के हिसाब से अपने विजन को तय करती है। तो ऐसा इस बात की संभावना कम है कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 से या तो 3 हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम रहेंगे। क्योंकि हमारी जिनसे भी बात हुई, खासतौर से पार्टी के लोगों से बात करें, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे बात करें, उनका कहना है कि अगर एक बार ये ट्रेंड शुरू कर दिया है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। और सहयोगी दलों की अगर बात कर ले तो उनको तो लग रहा है कि अरे उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए। पर सवाल यही है कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है, किस चीज़ में उसे नज़र आता है कि हाँ, ये पार्टी के लिए आगे चुनाव में भी बेहतर रहेगा। जो कुछ भी होगा वो आला कमान ही तय करेगा। अब कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, महामंत्री संगठन जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तो शिष्टाचार भेंट होगी, लेकिन BL संतोष से मुलाकात होगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात होगी। तो वहाँ पर यही सारी चीजें आने वाली सरकार को लेकर होगी, योगी सरकार 2.0 को लेकर होगी। अनुभव, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, देखिए, ब्राह्मण चेहरे का बार बार जिक्र आप भी कर रहे हैं, लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो क्या दिनेश शर्मा ही वो ब्राह्मण चेहरे होंगे या फिर और भी ऐसे नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं, जिन्हें इस बार मौका मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी जा सकती है? देखिए, ये चर्चा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और ख़ासतौर से अब जब परिणाम सामने आ गए हैं तब ये चर्चा है कि आखिर कौन ऐसा ब्राह्मण चेहरा रहेगा जो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर पार्टी 3 डिप्टी सीएम बनाती है या 4 डिप्टी सीएम बनाती है तो वो कौन सा ब्राह्मण चेहरा होगा जो डिप्टी सीएम बनेगा? क्या दिनेश शर्मा ही रहेंगे या फिर उनकी जगह किसी और को इस बार उस जगह पर बैठाया जा सकता है? तो इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि जिससे भी बात करिए वो तो यही कहता है, नहीं हम तो जीत कर आए हैं, तो विधायक है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम उसे निभाएंगे। पर ऐसे कई नाम हैं जो इस रेस में इस बार आगे हैं। इसमें आप देखिए, लखनऊ कैंट से ही जीत हासिल करने वाले ब्रजेश पाठक, उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि इस बार उनको एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पार्टी प्रस्तुत करेगी और उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चा। इसके अलावा कुछ और भी नाम है। और आपको याद होगा, चुनाव से ठीक पहले जब एक कमेटी बनी थी कि ब्राह्मण नाराज हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसमें भी ब्रजेश पाठक शामिल थे, तो उनके नाम को लेकर चर्चा है। कुछ और भी नाम है, उनके भी नामों को लेकर चर्चा है। पर देखिए, बीजेपी में जो चर्चा हो जाती है उस पर फिर ऐसा लगता है कि विचार नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें तय पार्टी आला कमान को करनी है। जो शीर्ष नेतृत्व, जो हाई कमान दिल्ली में बैठा है, उसको तय करनी है। वो सारी चीज़ों को देखेगा कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सब कुछ वहीं पर तय होगा। बिल्कुल, ये देखिए, सब कुछ वहीं पर तय होगा। अनुभव, जैसा कि आप बता रहे हैं, फाइनल मोहर जो है वो तो आला कमान को ही लगानी है, हाई कमान को ही लगानी है, और चर्चाएं सिर्फ हम कर सकते हैं। इसलिए हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं से आपकी बात होती है। जो ओबीसी और दलित चेहरों का आप जिक्र कर रहे थे, उनमें स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे आ रहा है। इसके अलावा भी कोई और नाम है जो इस रेस में चल रहे हैं, जिन पर मोहर लग सकती है, जिन्हें कुछ तोहफा मिल सकता है जीत का?
देखिए, नाम तो चर्चा में यही है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, क्योंकि हमने बताया वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, पटेल हैं, और इस बार जिस तरीके से ये बीजेपी भी मान रही कि शायद कुर्मी वो वोट बैंक उसके साथ नहीं आया, उतनी बड़ी संख्या में नहीं आया, तो ये एक वजह हो सकती है। और बेबी रानी मौर्य के नाम को लेकर चर्चा इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा वोटों से उन्हें जीत मिली है, तकरीबन 70-72 हज़ार के आसपास शायद उनका जो हम कहें जो जीत का अंतर है, उतने हज़ार वोटों से उन्हें जीत मिली है। तो और वो जाटव समाज से आती हैं, इसीलिए बीजेपी ने ये पूरी स्ट्रेटजी चुनाव से काफ़ी पहले ही तय की, तैयार की। क्या राज्यपाल थी, राज्यपाल पद से कहा कि आप आइए, फिर पार्टी में उनको बड़ा पद दिया, फिर उसके बाद उनको सक्रिय किया, पूरे यूपी में वो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेबी रानी मौर्य, उनके नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पिछड़ी बिरादरी से, ओबीसी से हैं, लेकिन वो जाटव बिरादरी से आती हैं। इसीलिए हमने कई कार्यक्रमों में देखा उनके नाम के आगे बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा रहता था, और पार्टी ने उसको प्रसारित किया, इसका असर भी हुआ। बिल्कुल देखिए अनुभव, क्योंकि इस विशेष वोट बैंक को साधने की बहुत जरूरत थी। कोर वोट बैंक इससे मायावती का माना जाता है, लेकिन इस बार ये जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी ये जो रणनीति है वो सफल हुई है। बने रहिए आप अनुभव हमारे साथ।